अस्सलामुअलैकुम। हारिस खान एच के लाइन्स 96 अक्टूबर की 11 तारीख़ है। हाज़िर हूँ आपके सामने, दूसरा प्रोग्राम है आज मेरा। तो ये जो मैंने आप लोगों से कुछ अर्सा पहले वादा किया था कि मैं पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बात करूँगा, तो ये वो है। अच्छा, इससे पेशतर कि मैं शुरू करूँ, वो मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूँ कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, सवालात हैं वो ज़रूर पूछा करें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों से, और दूसरे लोगों से भी कहें ये सब्सक्राइब करें। तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान आर्मी का जो एयर डिफेंस है, ये इनको इनहेरिटेंस हुई थी इनकी रॉयल ब्रिटिश आर्मी से। और शुरू में पाकिस्तान आर्मी की जो एयर डिफेंस की जो यूनिट्स जो थी, वो सिर्फ मलीर कैंटोनमेंट में वहाँ थी। तो वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने अपनी उसको बढ़ाया, अच्छी तरीके से बढ़ाया। इस वजह से उसके अंदर शुरू में उन्होंने हेडक्वार्टर्स जो था पाकिस्तान आर्मी का एयर डिफेंस उस वक्त तक बनी नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी यूनिट थी वहाँ। तो वो जो थी उन्होंने उनको डिवाइड करनी पड़ी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की तरफ। और मगरबी पाकिस्तान पर उन्होंने एक उनकी एयर डिफेंस यूनिट थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसने 65 और 71 की जंग में बहुत नुमाया किरदार पेश किया था उसने। तो दे वर नॉट वेल इक्विप्ड। वो जो पुरानी बात थी कि ईस्ट को इन्होंने छोड़ दिया था, जैसे किसी यतीम बच्चे को छोड़ते हैं, ईस्ट में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। वहाँ पुरानी बातें हैं कि ईस्ट के ऊपर एक स्क्वाड्रन था F-86 का, और जब F-6 आना शुरू हुए थे 1967 में, 65 की जंग के बाद, तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स ने कहा था कि वो एक और स्क्वाड्रन जो है F-6 का जो है ईस्ट पाकिस्तान में उसको बेस करेंगे। वो जो था वो पाकिस्तान की आर्मी ने उसको ओवर रूल कर दिया। उन्होंने कहा उनको नहीं चाहिए, ये इनकी आर्मी की पुरानी आदत है। खैर, इसकी तरफ चलें तो पाकिस्तान आर्मी का जो एक एक्चुअली जो वो उसका हेडक्वार्टर जो था बाद में 1948 में आर्मी का जो हेडक्वार्टर जो था वो चकलाला में था। तो ये एयर डिफेंस का भी हेडक्वार्टर जो था ना, ये चकलाला में मूव हो गया था। लेकिन इससे पेशतर के वो मूव हुआ था 48 में, 1948 के जुलाई में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आए थे, और उन्होंने आके वहाँ उस रेजिमेंट को, एयर डिफेंस की जो रेजिमेंट थी, वहाँ उन्होंने एक तकरीर की थी और यूनिट का उन्होंने मुआयना किया था। तो उसको प्रेसिडेंस है कि कायद आज़म, ये वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिट्स जो पाकिस्तान फ़ौज के पास थी, जिसका मुआयना जो था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़ुद किया था। कराची उस ज़माने में कैपिटल था, तो कायद आज़म गवर्नर जनरल थे, वहीं रहते थे, तो आ जाता। बाकी इधर उधर एक दफ़ा वो स्टाफ कॉलेज गए थे, जिसकी मैंने एक और बात की थी। उन्होंने बड़ी ज़ोरदार अपनी तकरीर में कहा था कि फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, जो अभी तक उसके पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये था नुमाए 71 की जंग में और 65 की जंग में। ये दोनों ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो थी उसने बड़ा नुमाया किरदार किया था। इस ऐसा एयरफोर्स जो थी वो ज़्यादातर हाई वैल्यू टारगेट्स को डिफेंड कर रही थी, और वो जब आके ख़ास पर वेस्ट पाकिस्तान में आके स्टार्फिंग वगैरह करते थे, तो वो थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन होती थी पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस की और एयरफोर्स की, ताकि वो अपने ही जहाज़ों को फ्रेंडली फायर से नहीं मार दें। इससे सब पाकिस्तान के ख़ास तौर पर 65 और 71 की जंग में वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दोनों F-86 और F-86 बड़ी नुमाया स्टार्फिंग करते थे। तो ये दे यूज्ड टू कम वेरी लो लेवल, और आके ये हिंदुस्तान के आर्मर और उनके लॉजिस्टिक्स के ऊपर काफ़ी स्टार्फिंग होती थी। F-86 के ऊपर उसकी 6 या 8 उसकी 50 कैलिबर की मशीन गन्स थी, 1500 राउंड थे, बहुत थे। और फिर F-6 आ गया था, उसमें 30 मिलीमीटर की 3 कैनन्स थी, उसकी बहुत फायर पावर थी। तो ये कोऑर्डिनेशन उस वक्त होती थी। उसके बाद
1989 में पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस जो थी ना, उसको ऑफिशियली, वो पहले जो थी वो आर्टिलरी के अंडर आती थी, उन्होंने ऑफिशियली उसको सेपरेट कर दिया आर्टिलरी से, और वो एयर डिफेंस जो थी ना, वो ऑलमोस्ट वो एक कोर बन गई थी। वो ऑलमोस्ट नहीं, वो पूरी कोर बन गई थी एयर डिफेंस की। और उसका जो हेडक्वार्टर्स जो था ना, वो हमेशा कराची में ही था। और अभी भी कराची में मलीर में उसका एक है, उसको कहते हैं स्कूल ऑफ आर्टिलरी एयर डिफेंस, साद। पिछली बार मैं भूल रहा था, लेकिन इस दफ़ा मैंने कर लिया। तो इट इज़ SAAD, स्कूल ऑफ आर्टिलरी एयर डिफेंस, वो मलीर में। तो बहुत अच्छा स्कूल है। उसके अंदर बजाय के कन्वेंशनल कैनन्स, उसके अंदर सैम्स और मैन पैड का भी जो स्कूल जो है ना, वहीं है। तो वहाँ से ऑपरेट करती है। तो ये 89 में हुआ था। उसके बाद 90s की जो थी ना, दिहाई जो थी, सब आर्म फोर्सेस के लिए वो बड़ी बुरी थी। उसमें वो रिकूपरेट कर रहे थे एम्बार्गोज और सैंक्शंस के बाद। और फिर ख़ासतौर पर 1998 के जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए थे, तीनों आर्म फोर्सेस को, उसको आप सबको पता है कि बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन दे रिकूपरेटेड। फिर 2003 में एक पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस कोर ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अंदर उन्होंने, इट वाज अ मल्टी लेयर्ड डिफेंस प्रोग्राम, उसको ये कहते थे न्यू एयर डिफेंस कॉन्सेप्ट। ये 2003 में पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस कोर ने ये प्रोग्राम जो था न्यू एयर डिफेंस लेके आए थे। इसके अंदर 3-4 चीज़ें उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, जिसके तहत इनके पास पहले भी वो थे जिराफ जैसे स्वीडिश वो थे रेडार्स थे, एयर डिफेंस रेडार्स, बहुत अच्छे रेडार्स हैं, अभी भी इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट। और उसके अंदर इन्होंने लोकली प्रोड्यूस चीज़ें रखना शुरू की थी। और वो थी एक्चुअली, वो थी वो अंजा जो आया था, वो लोकली प्रोड्यूस नहीं था, वो था चाइनीज़ FN3 मैनपैड था। उसको उन्होंने उसमें किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। फिर RPS-70 जो था, ये मैं इन सब की जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं तस्वीरें डालना कर दूंगा, यहाँ या नीचे मैं इनकी तस्वीरें डालना शुरू करूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये कौन से मिसाइल्स थे और कौन से रेडार्स जो थे ये इस सिस्टम के अंदर आए। तो ये चलना शुरू हो गया। अच्छा, इससे पेशतर के मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, जब मैं तहकीक कर रहा था तो मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी इसके ऊपर, और काफ़ी मैंने जिसको कहते हैं ना पेपर्स देखे एयर डिफेंस के ऊपर। और ये मैंने पेपर्स जो थे ये तकरीबन मैंने ये देखना शुरू किए थे, पीछे मैं गया था 2005-06 से। ये मैंने पूरी दुनिया में जो पेपर्स आते हैं एयर डिफेंस वगैरह के, तो ये मैंने उनका जायज़ा लिया था, और मैंने थोड़े से शॉर्ट नोट्स लिखे उसके ऊपर। और उसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ तो ना, इनको कहते हैं ये GBAD, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस। ये ये अपना सब्जेक्ट मैटर है। तो उसके अंदर जो है सबसे जो नुमाया उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उसके ऊपर, उसमें अंग्रेज़ी में पढ़ दूँगा। उसमें इन्होंने लिखा है कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू प्रोक्योर, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, and extremely expensive to maintain। तो उसने कहा था, उन्होंने यही कहा था, कॉस्ट ऑफ सिंगल बैटरी ऑफ अ साइंस सिस्टम could constitute millions of dollars। और इसके अंदर एक नुमाया चीज़ जो उन्होंने लिखी है, वो ये लिखी है कि ये एयर डिफेंस जो होते हैं, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस जो होते हैं ना, ये हाई मेंटेनेंस होते हैं, इनकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। इस वजह से ये लेड होते हैं, ये उन्होंने लेड लगाए हुए होते हैं, और ये 24/7 काम नहीं कर सकते। अगर ये 24/7 काम करेंगे, जो हम लोग सोचते हैं होना चाहिए, अगर ये 24/7 काम करेंगे तो इनके अंदर वेयर एंड टेयर इतना होगा कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी बड़ी हाई चली जाएगी। इन एवरीवेयर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बहुत हाई हो जाएगी, और वो इस वजह से हाई हो जाएगी कि एक तो
आप देखें, आपको वो डॉपलर रेडार जो होता है वो 380 360 डिग्री के ऊपर वो घूम रहा होता है, कंटिन्यूस सर्कल्स के अंदर जा रहा होता है, उसकी स्क्रीन में वो देख रहे होते हैं, वो चल रहा होता है। वो जो होता है ना, वो बहुत वेयर एंड टेयर करता है रेडार के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाती है। इसकी मिसाल है कि आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में एसी लगा हुआ है, आप एसी लगा के ऑन करके, गाड़ी को ऑन करके आप कहीं चले जाते हैं 8-9 घंटे के लिए, और गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, उससे क्या होगा? फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी गाड़ी की, और वो जो बेल्ट्स चल रही हैं एसी की और इंजन की, उनके अंदर बहुत सख्त वेयर एंड टेयर होगा, बहुत सख्त। रेडिएटर की, गाड़ी के रेडिएटर के वो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। बाकी जो उसका ऑल्टरनेटर, जो पाकिस्तान में डायनोमो कहते हैं, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो अगर आपने ये हफ्ता 10 दिन चलाना शुरू कर दिया बगैर गाड़ी को बंद किए हुए ना, वो थोड़े दिन के बाद फूक जाएगी गाड़ी, उसका इंजन फूक जाएगा। इट इज़ नॉट मेड फॉर दिस। इट इज़ मेड कि हम लोग जो उसकी एफिकेसी जो है वो एक ट्रेनिंग के बाद वो थोड़ा मैं अभी बता देता हूँ कि ये एयर डिफेंस जो होता है, इट इज़ वेरी मच, जिसको कहते हैं ना, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बहुत डिपेंडेंसी करता है। वो, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी इंटेलिजेंस आ रही है और आपको बता रहा है कि ये आपका जो एडवर्सरी जो है ये कुछ गैर मामूली चीज़ें कर रहा है, तो यू गो ऑन एन अलर्ट। आप अपनी अलर्ट पर चले जाते हैं, आप अपने सिस्टम्स को ऑन कर देते हैं, आप यू आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर योर एनिमी टू डू सर्टन थिंग्स। तो ये आपकी इंटेलिजेंस जो होती है ना, ये हर चीज़ के अंदर, मिलिट्री ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस अब जो है ना, ख़ासतौर पर ISR, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, 100% डिपेंडेंसी हो रही है। अब वो एक उसका तीसरा एक चौथा एक पहलू आ गया, वो हो गया जैमिंग एंड काउंटर मेजर्स। तो ये जो है ना, ये पूरा एक पैकेज लेना पड़ता है। अगर आप ISR के अंदर इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, उसके बाद आप जैमिंग कर रहे हैं, ये सब खर्चा आ रहा है, ये सब खर्चा हो रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस हो रही है, सिग्नल इंटेलिजेंस हो रही है, मेजरमेंट इंटेलिजेंस हो रही है, हर किस्म की इंटेलिजेंस हो रही है। ये खर्चा बढ़ रहा है। क्यों? कि आपका डिफेंसिव पोस्चर है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है। आप हमेशा 24/7 इसको एक लेवल के ऊपर 100% नहीं चला सकते। आप उसको कम चलाएं दे, लेकिन अगर जब आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, आप उसको अप द एंट कर देते हैं, थोड़ा सा अप द एंटी करके ना, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं उसको। जब जंग शुरू हो जाती है, आप उसको 100 की बजाय 105% के ऊपर ले आते हैं। तो यू नो कि अब इसकी शदीद ज़रूरत है, अब इसके अंदर डाउन टाइम नहीं चाहिए। तो ये जो है ना, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। आप पहली जंग अजीम से लेकर उठा के अभी लेके आ जाएं, एरियल डोमिनेंस के जो होती है ना, वो ग्राउंड के ऊपर हो रही होती है कि ग्राउंड में क्या करना। पहली जंग अजीम में जब इन्होंने रेड बैरन्स वगैरह ने फ्रेंच और रॉयल एयरफोर्स और लुफ्तवाफा जो को भी थी काइज़र की, इन्होंने जब बॉम्बिंग शुरू की थी, तो नीचे ग्राउंड फोर्सेस के पास कुछ काउंटर मेजर्स नहीं थे। बाद में फ्लैग आना शुरू हुआ था, बाद में। और फिर जब वो ख़त्म हो गई थी जंग, पहली जंग अजीम ख़त्म हो गई थी, तो वो जो वर्साइल की ट्रीटी थी, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जर्मन्स के ऊपर ये कहा था कि आप जो है ना, आप ये स्पेसिफिक हथियार जो है ना, ये आप नहीं लेके आएंगे। लेकिन बाद में उसने, हिटलर ने जो मर्जी किया। लेकिन जब 1939 में उसने ब्लिट्जक्रीग शुरू किया था, पोलैंड में घुसा था, वो स्कूडा बॉम्बर्स वगैरह, डाइव बॉम्बर्स वगैरह के पास, पोलैंड के पास दे हैड नो काउंटर मेजर्स। उनको वक्त लगा था जब तक काउंटर मेजर्स उन्होंने सोचे, डेवलप किया, जब तक पोलैंड जो था उनके कब्जे में आ गया था। उसी तरीके से जब हिटलर ने बरतानिया के ऊपर अपने V1 और V2 रॉकेट्स मारना शुरू कर दिए, उनके पास कुछ नहीं था डिफेंस के लिए।
कुछ नहीं था। उनके स्पिट फायर उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो तो एक एक जो उनका पुराना केरोसिन ऑयल के ऊपर जो मेरे ख्याल से V2 था या V1 था, क्रूज मिसाइल किस्म का, तो उसको वो शूट डाउन करते थे। लेकिन V1 जब आता था, रॉकेट जो आता था, उसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाते थे। उन्होंने उन ज़मानों में बरतानिया ने एक रेडार उन ज़मानों में शुरू किया था। खैर, उसको आगे करते रहे ना, फास्ट फॉरवर्ड करते रहे। अब आके आप देखेंगे ना कि इट हैज़ बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। काउंटर मेजर जो होता है ना, जो चीज़ आ जाती है ना, काउंटर मेजर बाद में आता है। और काउंटर मेजर जो होता है इस वजह से बाद में आता है, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो आता है ना, जो पहली एडवर्सरी के पास जो होता है, वो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। तो इस पे आगे चलते हैं। इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। एक उन्होंने फैक्टर दिया था मोबिलिटी वर्सेस रेंज, कि आप इसको किस तरह सिस्टम को आगे पीछे लेके जाएंगे। एक जिस तरह अभी पता चला था, पाकिस्तानियों को पता, पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता चल गया था कि इनकी S-400 बैटरीज कहाँ हैं। उन्होंने जाके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मोबिलिटी उसकी ज़रूरत होती है। जब जंग शुरू हो जाती है तो यू शुड बी प्लान टू हैव इट मूव। और उसके बाद बाकी चीज़ें ना, टेरेन और एनवायरनमेंट जो होती है ना, बहुत इसके अंदर फैक्टर्स हैं, इसके एलिमेंट्स बहुत हैं। तो ये जो चीज़ जो है ना, ये मुश्किल है। अब अमंग्स जो मैंने अभी रिसर्च की है, अमंग्स every facet of warfare, this is probably, मैं ये नहीं कह सकता 100%, probably it is the most challenging and difficult to perform. अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, फिर मैं पीछे आ जाऊँगा। अब आप देखिए, जो ईरान और इज़राइल की जंग हुई थी, इज़राइली तो मार के आ गए उनको, लेकिन इज़राइल डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ईरानी जो हैं इतनी फोर्स से उनके ऊपर बारिश कर देंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स, UAVs, हाइपरसोनिक, सब चीज़ों को कर देंगे। और अभी तक ये मक्कार इजरायली और ये वेस्टर्न मीडिया कहते हैं कि अभी तक, अभी मैंने देखे थे उनके डाटा देख रहे थे, अभी तक कह रहे हैं कि 90% हमने ईरानी मिसाइल्स जो थे वो मार गिराए थे, इंटरसेप्ट कर लिए थे। झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी मुझे किसी ने बताया, कोई कि MIT का प्रोफेसर है, वो इसके ऊपर पेपर लिख रहा है। उसके अंदर उसने प्रूव किया है कि इनका आयरन डोम, डेव स्लिंग और एरो मिसाइल वगैरह ये किस तरह फेल हुए हैं। उसने जहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने देखा है, ये अभी जो मैं रिसर्च कर रहा था, उसी के अंदर उसका एब्स्ट्रैक्ट आया कि उसने कहा है कि ये झूठ बोलते हैं 90% का। वो कहते हैं इट इज द अदर वे अराउंड, कि 90% घुस गए, 10% जो है ना वो इन्होंने पकड़ लिए। आप रात की वीडियोस देखें, तेल अवीव और दूसरे इलाके, वो तो बिल्कुल आ रहे हैं वहाँ। और बाद में इजरायलियों को, वो मुझे पता है क्या कहेंगे कि हमारा जो वो था सिस्टम जो था, डेव स्लिंग जो था, वो मीडियम, लो लेवल टू मीडियम था, और ये वगैरह वगैरह, यानी एक्सक्यूजेस लेके आते हैं। और कईयों ने तो अभी तक दावा ये किया है कि हमारा जो आयरन डोम और ये वगैरह जो जितने भी सिस्टम थे, ये हमास के जो कासिम रॉकेट्स थे, इनको इंटरसेप्ट के लिए थे। अच्छा, तो उन्होंने एक जगह छोड़ दी थी जो उन्होंने, ईरानियों ने एक्सप्लॉइट कर ली। हूती भी अभी तक, आज तक वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको। इनफैक्ट हूती इसको, इजरायलियों को तो जब हूती फायर करते हैं, वो तो हमारे जो हैं दोस्त भाई जो हैं सऊदी, वो इजरायलियों को बताते हैं कि ये देखो यहाँ से गया है ये। लेकिन जब भी इसराइली उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, वो उनको बताते हैं। उनकी थैड और पेट्रियट की बैटरीज हैं, वो उनको बता देते हैं। खैर, आगे चले। अब जो मसला जो है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान का जो है ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान का एक न्यू एयर डिफेंस कॉन्सेप्ट आया था। और ये कॉन्सेप्ट जो था ना, ये पहले शुरू में जब आया था ना, इसकी जो एक्चुअल वो जो थी स्टडी जो दी थी ना, वो 1980 की दिहाई में आई थी। और वो ये थी
कि ये जब अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन आए थे और हम लोग उनकी मदद कर रहे थे अमेरिकनों के साथ, तो ये सोवियत यूनियन के जो ये एयरक्राफ्ट्स आते थे, ये आके पाकिस्तान के अंदर आके फाटा के इलाके में ख़ास तौर पर आके ये जो सपोजिटली अफ़गान रेजिस्टेंस जो थी, जिनको ये मुजाहिदीन कहते हैं, एक्चुअली वो वाज अफ़गान रेजिस्टेंस, वो जो थी उनके कैंप्स के ऊपर आके बमबारी करते थे वो दिन रात को। और एक दो बार उन्होंने स्कड भी फायर किए थे। तो पाकिस्तान आर्मी की जो यूनिट्स थी ना वहाँ, LAAD लाइट एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस की यूनिट्स जो थी, जिनके पास 23 मिलीमीटर्स की चाइनीज़ साख्ता और रूसी साख्ता की मैनुअल गन्स थी, वो कभी उनको पकड़ सकती थी, कभी नहीं पकड़ सकती थी। तो फिर जो था ना, ये इन्होंने थोड़े से रेडार्स रखना शुरू कर दिया। और इनिशियली पाकिस्तान की आर्मी के पास तो था नहीं कोई रेडार सिस्टम अच्छा। वो एयरफोर्स से पूछते थे, एयरफोर्स वाले कहते थे कि भाई हमारे पास एक बेस है पेशावर का और नीचे आते आते कम हो जाते। तो उसकी जो कवरेज करते थे ना, वो मैं बाद में भी बताऊंगा आपको आके। वो जो थी ना, पेशावर के क्वेटा से नॉर्थ जाएं, पेशावर तक पहुँचे, क्वेटा और पेशावर के दरमियान जो है ना एक और लगा हुआ है, ये सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार्स थे पाकिस्तान सिविलियन एविएशन के। इनकी जो कवरेज जो थी ना, वो ईरान और अफगानिस्तान में जाती थी। ये जो थे पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स को बताते थे कि यहाँ से मूवमेंट हो रही है पाकिस्तान की तरफ, या इनकी मूवमेंट हो रही है, तो बी केयरफुल। तो ये लोग वहाँ से देखते थे, सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेडार से देखते थे कि ये कौन आ रहा है वहाँ से। जब भी वो आके मार के चले जाते थे। अगर आप 80 की दिहाई के अखबारात उठाएं तो उसमें हर दूसरे दिन ISPR का एक बयान आता था कि इन्होंने हमारी रूसी साख्ता के हेलीकॉप्टरों ने हमारी वो चौकियों के ऊपर आके बम्बार्डमेंट की। वो इसके अंदर सदाकत है उस बात में। वो MI-24 आते थे, वो आके फायरिंग करते थे। मैं 2 ऑफिसर्स को जानता हूँ जो उन चौकियों के ऊपर खड़े हुए थे। वो कहते थे, देख नज़र आते थे ये कि पहले वो आके एक राउंड स्काउट करते थे, फिर जब उनको हो जाता था तो वो आके उन अफगान रेजिस्टेंस के जो वो थे कैंप्स जो थे उधर आके वो फायरिंग करते थे, रॉकेट फायरिंग करते थे, अपनी कैनन की फायरिंग भी करते थे। तो उनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट उस वक्त पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस के जो नीचे लोकलाइज थे, उनकी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये थी, वो इट वाज वेरी ब्लरी, लेकिन थी कि जब तक ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, जो फाटा का एरिया था, जब तक आप इनके ऊपर फायर नहीं करेंगे। इससे इनको डर लगा हुआ था कि एक हमने फायर कर दिया और वह अफगान टेरिटरी में था और वो गिर गया और रूसी साख्ता का था, रशियन एयरफोर्स में तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। वो कहेंगे आप हमारे जहाज़ गिरा रहे हैं, हम आके आपको और मारेंगे। तो एयरफोर्स ने तो कर दिया था, लेकिन आर्मी के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो थे ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो आके मार के चले जाते थे। तो उसी दौरान अमेरिकनों ने जब 80 की दिहाई में ये दिए थे स्टिंगर्स, अमेरिका ने दिए थे, उधर से पाकिस्तान CIA ने इजिप्ट के वो जो SA-7 जो थे, ग्रेल जो थे, वो इजिप्ट के थ्रू आके अफगानियों को दिए थे। और उसके अलावा एक फ्रेंच भी था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी CIA ने ख़रीद के वहाँ से अफगानियों को दिए थे। तो उसके अंदर पाकिस्तान ने अपना भत्ता तो निकाल लिया था। जो आते थे वो बाद में CIA वाले कहते थे कि अगर हम 100 भेजते हैं स्टिंगर इधर अफगान रेजिस्टेंस को, तो 100 में से ये 15 जो है पाकिस्तानी खुद रख लेते। तो रख लें तो उनकी मर्ज़ी, भाई आप दे रहे हैं उनको। तो एक ज़माना था, मैं उन ज़मानों में पाकिस्तान में ही था, तो बहुत ये 83-84 की बात है, बड़ी वो हो रही थी उन ज़मानों में। अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो था ना, कैस्पर वाइनबर्गर, वो पाकिस्तान आया था। तो वो इस्लामाबाद आया, फिर पेशावर गया। तो वो पेशावर में उससे वो जा रहा था रेफ्यूजी कैंप्स और उनकी जगह देखने के लिए, जहाँ
जिसको कहते हैं ना, जहाँ इनकी ट्रेनिंग कैंप्स थे। तो उससे किसी रिपोर्टर ने पूछा था, जो पीटीवी पर आया था, मैंने वहाँ सुना था कि सर दीज रशियंस आर कमिंग टू आर पाकिस्तान टेरिटरी एंड देर किलिंग द रेफ्यूजीज। उसका बयान था, जब उसने सवाल पूछा तो उसने कहा द पाकिस्तानीज शुड शूट दम, वी हैव गिवन देम स्टिंगर्स, दे शुड शूट दम। पाकिस्तानियों को और बीच में मुलवस करने की कोशिश कर रहा था। खैर वो अलग बात है, हुआ या ना हुआ। तो उन्हीं दौरान ये जब कैस्पर वाइनबर्गर 83 या 84 में आया था, तो वो उन्हीं दौरान ये अमेरिकन और पाकिस्तानियों ने बड़ी कंप्लेन की थी कि हमारे पास रेडार्स नहीं है, हम नहीं देख सकते कि इनको ये आ सकते, जो नहीं थे। तो उन्हीं दौरान मैंने ये सिप्री के अंदर भी देखा था और जेन्स के अंदर भी इसकी आई थी, खबर आई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पाँच एरोस्टेट बैलून रेडार्स दिए थे। एक तो मैंने खुद देखा था पेशावर के पास उड़ता हुआ, बड़े से होते, उसकी तस्वीर भी मैं लगा दूंगा। वो बाद में अमेरिका ने हिंदुस्तान को भी दिए थे। वो कहते थे कि इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो उन्होंने कहा हम आपको रेडार दे देंगे। उस रेडार की खासियत ये थी कि वो इट्स एन एयर बलून होता है, तो वो 72 घंटे फ्लाई करता रहता है, 72 से भी ज़्यादा घंटे फ्लाई करता है। और उसका रेडार जो था बड़ा मंडेन किस्म का था, वो कवरेज करता रहता था एक साइड। इट वॉज एक्चुअली साइड लुकिंग रेडार दिया हुआ था उन्होंने उसको, एक ही साइड पर देखता था वो। अगर एक साइड पर देखता था उसकी मेंटेनेंस हाई नहीं होती थी। तो ये इन्होंने पाकिस्तान को दिए थे, 4 या 5 दिए थे इन्होंने। एक तो मैंने खुद देखा है उड़ता हुआ पेशावर के पास। उसके अलावा मैंने एक आपको पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ऊपर, जो अगर आप मेरी वो वीलॉग देखें, उसके अंदर मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, एक OV-1 हॉक था, वो कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश कर गया था। ये 83 और 84 की बात है। मैंने जाके खुद उसका रैकेज देखा था। वो पाकिस्तान के लिए आ रहा था कि वो भी इधर जाए, अफगान बॉर्डर पर जाए, उसके ऊपर भी साइड लुकिंग रेडार था। वो पाकिस्तान आर्मी देख रही थी लेने के लिए, बाद में नहीं लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब एवेल्यूएशन के लिए आया था ना, कराची आया था, तो पता नहीं जॉर्डन से उड़ता उड़ता पिट स्टॉप करता करता कराची आया। कराची से उसको नॉर्थ जाना था। जब कराची से वो टेक ऑफ हुआ एयरपोर्ट से, कराची के एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था, कोई टेक्निकल रीज़न कि वो टेक ऑफ होता ही वो क्रैश कर गया था। और उसके साइड बाय साइड 2 क्रू मेंबर थे, वो दोनों इजेक्ट कर गए थे। तो ये पाकिस्तान ने शुरू से ये चीज़ की थी। तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने वो 2003 के बाद जो था ना, पाकिस्तान आर्मी का एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान जो था ना, वो उन्होंने आगे रखा। कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ये था, कॉम्प्रीहेंसिव लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस इनिशिएटिव लिया था इन्होंने। उसको ये पाकिस्तान आर्मी वाले कहते हैं CLIADI, कॉम्प्रीहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस इनिशिएटिव। ये पाकिस्तान आर्मी ने किया था। तो इसके अंदर इन्होंने ये किया था कि सब जितने भी फैक्टर्स हैं एयर डिफेंस के, रेडार्स, काउंटर मेजर्स, जैमिंग, मिसाइल बैटरीज और गन्स जो हैं, ये सब इंक्लूड होंगे। एक अम्ब्रेला आएगा और एक हम स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन बनाएंगे इसके लिए। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने किया था और अभी तक चल रहा है। तो उस दौरान पाकिस्तान, ये 2003 की बात है, उसके बाद जो था ना, पाकिस्तान आर्मी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो देना शुरू कर दी थी, बहुत तवज्जो देनी शुरू। इसकी एक और वजह है कि 1998 में नहीं 1998 में एटमी धमाकों के बाद ये हिंदुस्तानी एयरफोर्स का एक MiG-25 फॉक्सपैड रिकॉनेसेंस का जहाज़ जो था, बहुत तेज़ था वो तकरीबन मार्क 2.5 और या 3 के ऊपर जाता था, तकरीबन 80,000 फीट के ऊपर वो उसकी होती थी और वो रिकॉनेसेंस करता था, तस्वीरें लेता था। वो आया पठानकोट से आया, सिविलियन रेडार लाहौर ने उसको देख लिया था कि ये उड़ा है और ये इस तरफ आ रहा है। तो उसने
पाकिस्तान एयर डिफेंस अलर्ट को उसने बता दिया कि ये जो है ना इस तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ने, ये 1997 की बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने मई 1997 पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस वक्त अलर्ट किया, स्क्रैम्बल्ड किया जितने भी जहाज़ थे अपने वहाँ सरगोदा और मिन्हास वगैरह में, मिराज F-16 F-6 को किया। लेकिन वो हिंदुस्तानी एयरफोर्स का MiG-25 जो था ना, वो पहले गया 80,000 फीट के ऊपर, उसके बाद वो नीचे आया, आके ही केम डाउन टू 55,000 फीट एंड इट वेंट ओवर इस्लामाबाद, और उसने 2 साउंड बैरियर तोड़े इस्लामाबाद के ऊपर, 2, एक भी नहीं 2। और पाकिस्तान के पास BVR नहीं था, F-16 जितने भी ऊपर जाते थे, लेकिन F-16 की सीलिंग जो थी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा नहीं है अल्फ़ा ब्रावो की। मिराजेस की 60,000 थी, लेकिन दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। वो उसने साउंड बैरियर तोड़ के फिर वो 75,000 फीट पर चला गया, फिर वो लाहौर सेक्टर के ऊपर से वो वापस गया हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तानियों की बड़ी हालत बुरी हो गई थी कि ये क्या हो गया, बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह किया कि आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। और इंडियंस, हिंदुस्तानियों ने जो कहना था करना। 2 दिन के बाद दोबारा आ गया वो, और वो दोबारा आया, ये आप अखबार देख लीजिएगा मई 1997 के, ये देख, वो दोबारा आया, वो पेशावर तक गया और उसने पेशावर के ऊपर 2 साउंड बैरियर्स तोड़ा और फिर वापस चला गया वो। तो इसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस के पास कुछ नहीं था सवाए उसको देखने के लिए कि वो गया है, साउंड बैरियर तोड़ के वापस चला गया। जब उसने पेशावर पर 2 साउंड बैरियर तोड़े तो लोगों ने बहुत शोर मचाया। तो ये ISPR ने कहा कि हमारे एयरफोर्स का एक जहाज़ था, उसने 2 साउंड बैरियर तोड़ दिए। ये ना झूठ बोलने की तो आदत है इनकी, बोल दें। उधर से हिंदुस्तान में कह रहे थे कि हमारा जहाज़ था। तो ये शॉर्टकमिंग्स थी। तो उसके बाद जो था ना, ये जब इनिशिएटिव शुरू हुआ था, ये 1990s की बात करूँ, 2003 में इनिशिएटिव शुरू हुआ था। और उसके ऊपर था ना, पाकिस्तान आर्मी के जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स जो थे ना, उन्होंने कहा दे आर नर्व सेंटर फॉर पाकिस्तान एयर डिफेंस, नर्व सेंटर, कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फुल प्रूफ करेंगे, कोई अंदर बाहर नहीं आएगा हमारे से, हमको पता होना चाहिए। एक बात मैं बताता चलूँ, एक होती है आर्म फोर्सेस के अंदर, एक होती है इनकी अपनी, जो कहते हैं ना, अपनी सीना जोरी हो रही थी, उसको ये कहते हैं टेरिटोरियल वॉर। आर्मी की नेवी के साथ हो रही होती है, नेवी के एयरफोर्स के साथ हो रही होती है, एयरफोर्स की दोनों के साथ हो रही होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मेरा डोमेन है, ये मेरी टेरिटरी, सिर्फ मैं ही करूँगा, आप नहीं करेंगे इसके अंदर, बाकी तीनों को। ये इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही होती, वो अपनी बताते हैं क्या वी कैन डू मच बेटर। तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस जो था ना, एयर डिफेंस, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस जो था ना, वो आर्मी के पास था। वो एयरफोर्स से कहते थे कि आप हमारे साथ काम करें, एयरफोर्स कहते हैं हम इंडिपेंडेंट एयर डिफेंस करेंगे, अब जो है उनके पास, जो अच्छी चीज़ है। नेवी वाले भी करते हैं, अब नेवी तो अब नेवी के पास जब आएंगे तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे, नेवी वाले क्या करते। तो ये जो था ना, ये एयरफोर्स का जो था ना, ये आर्मी एयरफोर्स वाले जो थे ना, वो आर्मी के एयर डिफेंस के अंदर आते ही नहीं थे। वो एयरफोर्स वाले जो थे ना, एक मिसाल देते थे, ये सुन लें। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी, व्लॉग किया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट जो थे ना, लिबिया में थे और जॉर्डन में भी थे, और जो लिबियंस जो थे, वो जो थे, वो जो पायलट्स जो थे, वो बार बार कहते थे कि ये जो है ना, लिबिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, ये फ्रेंड और फो के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उनका ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस। अकॉर्डिंग टू 2 पायलट्स जो लिबिया में थे, जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो पायलट जो था ना, वो इस तरह फौत हो गया था। वो अल्जीरिया के बॉर्डर के पास से मिराज फ्लाई कर रहा था,
सोटी हो रही थी ट्रेनिंग की. विदाउट वार्निंग ही गॉट शॉट डाउन. और वो लिबियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको शूट डाउन कर दिया था. और वो जो 2 पायलट जो थे, उनका दावा है, उन दोनों का एक एक इंस्टेंसेस के ऊपर दावा ये था कि हमारे साथ भी हो चुका है कि हम लोग जा रहे हैं, फॉर्मेशन के अंदर जा रहे हैं, आई एम द लीडर, एक लिबियन पायलट जो है मेरे साथ जा रहा है, थोड़ी देर बाद गायब हो गया. और जो कहता है कि जब मैंने दोनों पायलट्स ने देखा कि जब मैंने नीचे देखा तो उसका फ्लेम बॉल जो था ना वो जा रहा था. तो बाद में इन्होंने जाके कहा ये क्या हो गया. तो वो लिबियन एयर डिफेंस सिस्टम जो था ना, इट वाज इंडिपेंडेंट. वो बेचारे IFF जो थे ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो जो थे ना, वो कर ही नहीं पाते थे. वो जो आया उनको बगैर बताए हुए आया, उन्होंने उसको फायर गिरा दी. तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स वाले जो थे ना, ये आर्मी वालों को कहते थे कि हम तुम्हें ना तुम्हारे अंदर इंटीग्रेट करेंगे तुम्हारे साथ, ना तुम्हें पूरी डोमेन देंगे. ऐसे तुम्हारा कोई बाइद नहीं है, मिस्टेक हो जाएगी, हमारा बंदा और जहाज गिर जाएगा. दिस इज़ वेरी डेंजरस. एंड द पाकिस्तान एयरफोर्स वाज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस शॉर्टकमिंग्स कि जब आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है ना, बिल्कुल अलहदा हो, उसको इंटीग्रेटेड होना पड़ता है. अब इन्होंने कर लिया है, लेकिन मैं ये पुरानी बात कर रहा हूँ. तो पाकिस्तान आर्मी के जो सिस्टम जो थे ना, उसके अंदर मैंने आपको तो ये बता दिया कि शुरू में इन्होंने ये एरोस्टेट जो था, एयर बलून का रेडार था, इन्होंने ये रखे हुए थे. बाद में जो थे पाकिस्तान आर्मी के पास, मैं अब जल्दी जाऊँगा, आप लोगों को इसका ज़्यादा इल्म होगा, इंटरनेट के ऊपर बहुत है. थोड़ी एहतियात से जाके इंटरनेट पर देखिएगा. लोग, जैसे मेरा पहला वीलॉग था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इमरान मिल गए, ये मिल गए. आज मुझे खुद हैरत हो रही है, आज 2 वीलॉग्स थे. मैंने तो प्रोग्राम में 2 वीलॉग्स थे. एक तो मैंने सुबह देखा और मैंने आज दोपहर को मैंने दोबारा देखा. उसके अंदर वो इमरान की बातें कर रहे हैं कि हमको मिल गए. एक तो पाकिस्तान का कोई समा टीवी का प्रोग्राम था, उसके अंदर एक कोई एयर मार्शल रिटायर्ड साहब जब वो बोल रहे थे. ये हैरत कौन बात है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अपनी खुद तहकीक कर लीजिएगा. अगर मुझसे गलती होती है इसके ऊपर तो प्लीज़ कमेंट और फीडबैक में दीजिएगा कि आपसे गलती हुई है. एक मैं बड़ा उनका मशकूर हूँ, एक साहब ने मुझे मैंने कहा था कि पाकिस्तान के पास एमरैम जो है C2 हैं, किसी ने मुझे करेक्ट किया कि नहीं C5 है. वेल इनफ, ही करेक्टेड मी. मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती होती है इन चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में भी गलती हो, मान लेनी चाहिए गलती. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान के पास C5 है, तो एमरैम. तो पाकिस्तान के पास जो रेडार्स जो हैं एयर डिफेंस, एयरफोर्स के, आर्मी के, उसके अंदर सबसे नुमाया जो है ना HT 233 है. ये चीनी साख्ता का रेडार है. ये फेज्ड अरे फायर कंट्रोल रेडार है. तो लॉन्ग रेंज टू हाई टू मीडियम हाई मैट्स के अंदर है ये. और ये जो है एक्चुअली ये HQ9 जो है, जो मिसाइल जो है, ये उसके साथ आया है. उसकी तस्वीर भी मैं डाल दूँगा. वो अब फिर जो है एक चीनी साख्ता का एक और है IBIS-150. ये सर्वेलेंस रेडार है. ये LY80 HQ16 मिसाइल का है. ये है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रेडार है. प्रोवाइड्स इनिशियल डिटेक्शन ट्रैकिंग for medium range radars. उसके बाद IBS हो गया. उसके बाद एक पाकिस्तान के पास एक अमरीकी साख्ता का रेडार है. ये पाकिस्तान को 80 की दिहाई में दिया था. बहुत अच्छा रेडार है. मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों ने इसको काफ़ी इंडिजिनसली इसको अपग्रेड किया. ये AN/ ऑब्लिक जिसको कहते हैं आप लोग, TPS-77. इट्स अ लॉन्ग रेंज 3D फेज्ड अरे रेडार विद जिसको कहते हैं रेंज जो है ये 250 नॉटिकल माइल्स है और यूजेस ESA रेडार. और वो जो IBS 150 जो है चीनी साख्ता का जो है, वो 3 बैंड
पैसिव फेज्ड अरे रेडार है। तो ये रडार्स हो गए। अच्छा, लेयर डिफेंस के अंदर एक चीज़ आती है जो मैं आप लोगों को बताता शुरू करूं। उसके अंदर एक उन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है लेयर डिफेंस के अंदर। उसके अंदर होती है एक हाई मैड्स कहलाते हैं उसको, HIMADS। वो है हाई टू मीडियम एल्टीट्यूड डिफेंसिव सिस्टम। वो HQ9 के अंदर आए। अब वो HQ19 जो है, अगर वो आता है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। जो चीनियों ने दिखाया था ना HQ29, दे शुड ट्रांसलेट इनटू दैट। वो बहुत अच्छा सिस्टम है। वो इट्स ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम, वो इनको लेना चाहिए। तो वो अलग आगे की बात है। तो उसके अलावा है लो मैड्स होते हैं, लो टू मीडियम एल्टीट्यूड डिफेंसिव रेडार, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया LQ90, जो LQ80, जो HQ16 मिसाइल्स हैं वो करता है। वो सर्वेलेंस रेडार जो है ना IBIS 150 के साथ है। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान आर्मी के पास शोरेड्स हैं। शोरेड्स इनके पास काफ़ी हैं। और सबसे जो नुमाया शोरेड जो है ये FM90 है। ये क्रूटेल की कॉपी है, जिसके तहत RBS 70, अनजा और FN16 जो चाइनीज़ मिसाइल्स हैं और स्टिंगर, ये उसके मातहत काम करते हैं। तो ये मैं इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो मैं इसको जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, लेकिन मैं इसको जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की हम आर्मी के पास ही हैं, आर्मी से ऊपर नहीं गए हम लोग। पाकिस्तान के जो सैम्स मिसाइल्स जो हैं उनका मैं आपको बताता चलूँ। जो सैम सिस्टम्स जो हैं, सैम सिस्टम जो है उसका जो मिसाइल्स जो है उसके अंदर सबसे नुमाया जो है HQ9P है। वो हाई मैड है। उसका रेंज जो है 125 किलोमीटर है। वो 8 से 10 साइमल्टेनियस एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है और करके वो फायर कर सकता है। इट कैन टारगेट 100, लेकिन वो जो है 8 से 10 जो है साइमल्टेनियसली ना उनको वो सर्च भी कर सकता है। फिर इनके पास है HQ9BE। ये सुने, HQ9BE जो है ना वो HQ9P है, लेकिन BE इस वजह से है कि ये जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स ने ली है। ये उनकी अपनी वो है। एयरफोर्स के पास अपने एयरफील्ड्स का एयर डिफेंस जो है उनके पास वो इटालियन स्पैडा जो सिस्टम है 2000 वो है। लेकिन दे फील, एयरफोर्स फील्स कि दे शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन एयर बेसिस by their own. They should not be dependent on Pakistan Army's air defense system. एयरफोर्स ने ये इनका ये अपना स्ट्रेटजी, अपनी डॉक्ट्रिन है, विच इज़ गुड कि हम जो है अपनी जो है ख़ुद करेंगे। तो उसके बाद है स्पैडा की बात हो गई। फिर HQ16FE जो है YL80 है, वो उसकी रेंज है 160 किलोमीटर की है। वो भी आर्मी के पास है। उसके बाद FM90 हैं। शोरेड जो हैं 15 किलोमीटर की। जो ये शोरेड जो है ना FM90, इसके ऊपर पहले डॉपलर रेडार लगा हुआ था। बाद में मैं उसकी तस्वीर भी डाल दूंगा। बाद में मैंने कहीं देखा था, किसी नगमे वगैरह पर मैं देख रहा था, तो मैंने उसकी तस्वीर ली थी। तो वो उसके ऊपर ऐसा रेडार लगा हुआ है। अब उन्होंने चेंज कर दी, लेकिन परेड में डॉपलर रेडार्स के साथ आता है वो। लेकिन वो कोई नगमा था, उसके अंदर कौन सा गलती होगी, एडिटिंग नहीं हुई होगी उनसे, तो उन्होंने उसके ऊपर लग रहा है कि उसके ऊपर ऐसा रेडार लगा हुआ है। तो ये है। तो इसको अगर आप देखें ना, इन ऑल ये पाकिस्तान
इट्स अ बिग कंट्री, बहुत बड़ा मुल्क है। मैं यहाँ एक वो लगा दूंगा, एक मैप जो मैंने उसको मेजरमेंट के साथ मैंने मैप बनाया है, मेजरमेंट इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके साथ मैं यहाँ लगा दूंगा, आप देखिएगा खुद। वो मैं थोड़ा सा बड़ा भी करूँगा, मेरी शक्ल कट जाएगी, लेकिन आप उसको अच्छी तरीके से देखिए। मैंने इज़राइल का डेमोग्राफिक टपोग्राफी जो है इज़राइल की, जो मैप जो है ना, वो मैंने पाकिस्तान के मैप के अंदर फिट किया है। और उससे आपको ये नज़र आएगा इज़राइल जो ना, ये जितना बड़ा मेरा ये अंगूठा है ना, ये इतना बड़ा है, और उसको अगर आप इसके ऊपर लगा दें ना, ये पाकिस्तान है, तो इतना बड़ा नज़र आएगा। और इज़राइल कुड नॉट डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ ईरानियन मिसाइल्स। और ये मैं आपको बताता चलूं, इज़राइल के पास अकेला नहीं था, पूरी नेटो की फोर्स थी उसके पास। उसका मैंने एक दफ़ा आपको बताया था, उसका है एक मिडल ईस्टर्न एयर डिफेंस आई है, जिसके अंदर अमेरिकनों ने बताया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में बना था। उसके अंदर मिस्र, जॉर्डन, इज़राइल, सऊदी अरेबिया और जिस गल्फ़ के जितने भी ममालिक हैं, ये सब हैं। जब भी, और वो नेटो का कंट्रोल है उसके ऊपर, जब भी ईरानी मिसाइल्स अंदर आ गए। तो ये जो है, ये मसला जो है, ये बहुत बड़ा है। और ये जो मसला मैं इस तरफ आ रहा हूँ, इसी वजह से आ रहा हूँ कि ये मसला जो है, ये इसमें ये आजकल जो हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि वो उनके मिसाइल्स आ गए, ये आ गए। भाई आप नहीं डिफेंड कर सकते। जो मैंने आपको शुरू में बताया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आप नहीं डिफेंड कर सकते। आपको काउंटर उसका दूसरी तरीके से करना पड़ेगा। ये इस बात को मद्देनज़र रखें। अच्छा, अब इससे पेशतर के मैं जल्दी कर रहा हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो, कि अब एक तो पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस हो गया, उसके बाद जो आता है पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, वो अलग है। वो इनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन उसको अपनी वो है, प्रायोरिटीज उसकी अपनी है। उस पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस जो है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फाइट अगेंस्ट क्रूज मिसाइल्स एंड अदर बैलिस्टिक मिसाइल्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्रूज मिसाइल्स को शूट डाउन करो, वो आर्मी की है, आर्मी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एयरफोर्स की नहीं। एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जहाँ एयर डिफेंस सिस्टम जैसा भारत का, हिंदुस्तान का S-400 था, उसने कहा था कि ये जो है ना, इसको निकालना है यहाँ से, ताकि हमको थोड़ा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ना हमको मिले। उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान आर्मी का जो था, दे लर्न देयर लेसन कि ये जो है ना, ये होना चाहिए हमेशा, ये इसके अंदर करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट दे शुड वर्क ऑन। लेकिन मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप इस सोच में नहीं हैं, और इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है कि एयर डिफेंस के अंदर से उनके 4-6 मिसाइल्स आके पाकिस्तान के अंदर आके लगे। यू शुड एक्सपेक्ट दिस। प्योर 100% डोमिनेंस नहीं आएगी, नहीं आएगी। इट्स लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकते। फिर मसला ये है सबसे बड़ा कि क्या करें। करने के लिए तो इनको अब खुद सोचना पड़ेगा कि क्या करना। मेरे पास कई तजावीज़ हैं जो मैं बाद में किसी में बात करूँगा, वो कर सकते हैं। उसका काउंटर करना पड़ेगा आपको। पहले जाके SSG उनको जाके वहाँ मारना पड़ेगा, इंटेलिजेंस लेके उनको जाके पहले मारना पड़ेगा वहाँ जाके, स्पेशल फोर्सेस वगैरह से प्रीएम्पशन होनी पड़ेगी। वो जो एयर मार्शल साहब ने नहीं कहा था, आमिर मसूद वगैरह ने, कि हम जब उनकी एयरफोर्स डाउन थी हमको मारना चाहिए था। हमको ज़रूर मारना चाहिए। जब वन इज़ डाउन यू शुड बीट दम। यह है, अगर आप लोगों ने कईयों ने कि मैंने बहुत अरसा किया था, अभी भी मैं करता हूँ, वो MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स। उसमें यह है कि बंदा नीचे गिर जाए ना एक बार, आपने उसको छोड़ना नहीं है।
जब तक वो बंदा आके रेफरी आपको कहता है बस वो बंदा मर जाएगा। आप जंग में बंदे को मार के उसको बरी करके आना है, उसको वापस नहीं आना चाहिए उसको। अगर वो वापस आया आई एम अ फूल। तो खैर आगे चलें, आगे चल के देखें कि अब जो है ये जो नया पाकिस्तान एयरफोर्स आर्म फोर्सेस का एक सिस्टम आया, ये कोई नई है ये चीज़ है। ये एक पेपर पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की तरफ से आया था, एयरफोर्स या आर्मी की मुझे याद नहीं है। ये मलेशिया के अंदर साल पहले 1.5 साल पहले दिया था किसी ने। तो उसके अंदर उस बंदे ने ही वॉज आई एम प्रीटी श्योर ही वॉज एन एयर कमोडोर जिसने ये पेपर दिया था। उसके अंदर उसने ये बताया था कि इट इज़ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस have started a strategy and a doctrine which is called Tri-Service Integrated Air Defense System, IADS। अब ये जो है ये इन्होंने पूरा एक नक्शा दिया है कि हम तीनों मिलके किस तरह काम करेंगे। ये तीनों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। नेवी को भी आना पड़ेगा। नेवी के शिप्स जो हैं उनको डॉटेड लाइन में इस तरह जाना पड़ेगा आगे कि अगर इज़राइल से कोई आता है, थ्रेट आती है, तो दे शुड एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस कोस्टल एरियाज के अंदर, फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस। तो ये इन्होंने पाकिस्तानियों ने एक नया डाला था। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानियों ने कहा कि उसके अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड चैलेंजेस उन्होंने डाले। उसके अंदर इन्होंने इधर तक उस चीज़ के अंदर आया कि दे हैव स्टेटेड कि हमारे जो सिविलियन रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो हैं, उनके जो रेडार्स जो हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में, हम उनको भी इंटीग्रेट करेंगे, विच इज़ वेरी स्मार्ट। और वहाँ जो रेडार्स लगे रहे हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के जो हैं, उनकी जो रेंज है ना 250 से 350 मील की रेंज है, सिविलियन रेडार्स है। तो इसको ये कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द सिविलियन रेडार्स इनटू अ मिलिट्री सिस्टम। ये करना पड़ेगा इनको। तो ये आगे जाते जाते मैं आपको 2-3 जगह और बताता हूँ कि पाकिस्तान के जो इंडिजिनस लोकलाइज रेडार जो है, एक है मैचम रेडार है, उसको जी रैड कहते हैं। वो 3D ऐसा रेडार है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर है। और वो जो है कोई सैचमैन SX, उसकी भी मैं तस्वीर दे दूँगा, 230 TEL है, उसके ऊपर लगा हुआ है। एक और है AM3505 ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार, उसकी 350 किलोमीटर रेंज है। तो इट इज़ एन ऑल वेदर, ऑल एंटी जैमिंग, लो पावर कंजम्पशन रेडार। तो ये मसला ये है ना, मसला जो है ये, इसको सोचने की जज्बात को आप अलग रखें, जिंगोइस्टिक नॉनसेंस जो है ना अपना, वो अलग रखें बराए मेहरबानी। इससे कुछ नहीं होगा। हमने ये कर दिया भाई, उन्होंने आके ठीक है सरगोदा और भिलौरी के अंदर उन्होंने आके रॉकेट मिसाइल्स मारे, उनसे डैमेज हुआ, तो फिर क्या हुआ? हो गया। जंग के अंदर होते हैं कैजुअल्टीज और फैटेलिटीज होती हैं। तो इसके अंदर कोई अना का मसला नहीं है। जैसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अंग्रेजी में कि बैटल फील्ड इज वेरी डेवियस एंड इट नीड्स एक्यूमेन। कि जंग के अंदर डेवियस होती है, यानी बड़ी उसके अंदर खराबी होती है, बंदा इधर से उधर चीज़ें कर रहा होता है, और उसके अंदर एक्यूमेन चाहिए होता है कि कौन आगे आएगा, कौन किस तरह पीछे आ जाएगा। ये जंग का हिस्सा है। तो अब जो है पाकिस्तान के साथ बहुत प्रॉब्लम्स है। नीचे से फ्लैट से शुरू होता है, पाकिस्तान की टपोग्राफी फ्लैट से शुरू होती है, करते 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 गिलगित बल्दिस्तान चले जाएं, आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। वहाँ रेडार कवरेज ज़ीरो, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, किधर होगी रेडार कवरेज? तो उसके लिए मोबाइल यूनिट चाहिए होंगे, उसके लिए पैसिव रेडार सिस्टम चाहिए होंगे, उसके साथ ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट सर्वेलेंस चाहिए होगी। और ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है।
वो एक दफ़ा मैंने आपको एक व्लॉग दी थी ना, उसमें एफ्रो जनरेशन के बारे में बताते, दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं दोबारा बोलूँगा, ये पाकिस्तान आर्मी के जो 2:30 बजे की जो कैंटोनमेंट और मैसेज के अंदर रूह अफ़ज़ा की वो है ना पार्टी, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये गमलों की और ये जो है ना एयरफोर्स वगैरह में, नेवी वगैरह में गमले लगे हुए, ये सब ख़त्म होने चाहिए। इससे कोई जंग नहीं होगी। जंग होगी मशीनरी से और बंदों से। बंदे कम करें, मशीन को ज़्यादा इंटरैक्शन दें, एआई को यूज़ करें। जो भी है, बंदा जो है, मशीन जो है ना वो कर लेती है काम, उसके एहसासात नहीं होते, इंसान के एहसासात होते। तो ये मेरा मुख्तसर, तकरीबन घंटा हो रहा है इसको, तो ये मेरा मुख्तसर वो था। तो अब मैंने इसके अंदर मैंने बिल्कुल जो है एयरफोर्स को नहीं टच किया। इससे एयरफोर्स जो है उसका एक अपना मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, उसकी एक अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, वो बड़ी रोबस्ट किस्म की है। उसका जो बुनियादी हदफ ये है कि उसके हदफ के 3-4 पहलू हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस के, कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द एयर डिफेंस एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान। बाहर से कोई अंदर नहीं आना चाहिए, हवाई जहाज़ नहीं आना चाहिए, मिसाइल जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और उसको अपने एसेट्स जो हैं, स्पेशली एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, वो कहती है कि हमको उनको डिफेंड करना है। ये उसका डॉक्ट्रिन है, ये उसका एक जिसको कहते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी है। उसने कहा हम ये करेंगे, ये हमारा काम है। आर्मी का जो एयर डिफेंस जो है ना वो नीचे तक है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, यूएवीज जो आ रहे हैं वहां से, ये आर्मी का काम है। और मैं बताना भूल गया, मुझे फ़ौरन याद है कि पाकिस्तान ये जो यूएवीज वगैरह घूम गए थे ना, इसके लिए लोकेशन के लिए ना इनको नए, कहीं मैं देख रहा था ट्विटर्स वगैरह के ऊपर, इन्होंने छोटे छोटे सर्वेलेंस रेडार्स लगाए। इनको वो चाहिए, और इनके पास पाकिस्तान आर्मी के पास, इनके पास मैनुअल एंटी एयरक्राफ्ट, लाइट एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है ना बहुत है, खासतौर पर 23 मिलीमीटर की। उसके में सिंगल बैरल भी है, डबल बैरल भी है, और क्वाड्रूपल बैरल भी। देर मैनुअल उनके पास। मैं वर्ल्ड्स मिलिट्री बैलेंस में अभी देख रहा था, अब इस शुरू करने से पहले, तो इन्होंने तो पता नहीं, वर्ल्ड मिलिट्री बैलेंस उन्होंने तो पता नहीं अजीब सी बात बोली, मुझे हैरत हो गई कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास जो आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी पीसेस जो है ना, उन्होंने कुछ लिखा है तकरीबन 12,500 हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पंजाब के बॉर्डर, उधर के बॉर्डर के ऊपर जहाँ ये विलेजेस वगैरह हैं, इनको एक नया स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, इनको आर्म करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए आप लोग इस्तेमाल करें, हम आपको बता देंगे कि यहाँ आ रहा है, आप को नज़र आए आप फायर करें। 23 मिलीमीटर की उसका काफ़ी रेंज है, शल्का वगैरह की किस्म की है, रेडार की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। वो रेडार जो है पीछे से एयर डिफेंस वाली जो पीछे यूनिट है वो बता सकती है कि यहाँ से यूएवीज आ रहे हैं, लॉयटरिंग म्यूनिशन आ रहा है, यहाँ से उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ये बॉर्डर के आप करीब बैठे, आप यहाँ से फायर करें, और हम आपका यहाँ से एयर डिफेंस जो है ना, हम यहाँ से पीछे से यहाँ से करेंगे। स्ट्रैटेजी, ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी। तो ये बात है कि मैंने बिल्कुल इस पर टच नहीं किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एसेट्स जो हैं, ERI के, और वो ZDK-03 कराक्रम के, उसके मैंने बिल्कुल नहीं टच किए। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो F-16, JF-17, J-10 के जो एयर टू एयर, उसका मैंने बिल्कुल नहीं टच किया। लेकिन अगेन, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ द country's sovereignty. It is. And it should be well thought out. बहुत पैसा लगेगा इसमें। किसी ने ख्याल किया कि ये HQ9 की एक बैटरी कितनी की होती है? किसी ने बताया? मुफ्ती की तो नहीं आ रही। तकरीबन $350-400 मिलियन की एक बैटरी होगी।
बहुत पैसा खर्च होता है इन चीज़ों के ऊपर। तो पाकिस्तान, ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के जो ना, दे टू मैनी बूट्स, बहुत सोल्जर्स हैं। एक मैं बात करता चलूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ कि ये साल 2002 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो बूट्स, सोल्जर्स जो थे ना, इनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तकरीबन तकरीबन 4 मिलियन थे वो। 4 मिलियन, 4 मिलियन बहुत होता है। और अभी पिछले साल चेक किया, वो कटा के उन्होंने 2.09 मिलियन कर दिए, कम कर दिए उन्होंने। लेकिन देखें ना, उन्होंने कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। और ये जो शोर शराबा जो है ना कि हमारे पास पैसे नहीं, पैसे आप निकाल सकते हैं। मैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, पैसे निकाल सकते, पैसे हैं। आपकी अय्याशियाँ कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ये जो होता है ना फ्रिवलस फ्रेंच बेनिफिट्स, इनको कम करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। तो जब तक इजाज़त दें, अगर मेरे पास आज तो टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर कल मेरे पास 12 तारीख को टाइम होगा तो मैं पाकिस्तान के मैकेनाइज कॉलम्स और आर्मर के ऊपर बात करूँगा। जब तक इजाज़त दिए, बाद में दोबारा वही बात। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ अगर आपको अच्छी लग रही है ये वीडियोस, व्लॉग।